हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारे 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री सिलेबस से रिलेटेड है। अब क्योंकि आप लोग 11th स्टैंडर्ड में अब हो तो डेफिनेटली आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोग पैनिक भी हो रहे होंगे कि साइंस लिया है एंड सिलेबस बहुत वास्ट होगा एंड पहले से शायद डिफरेंट हो। या डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट्स भी न्यू कॉन्सेप्ट्स भी आने वाले हैं इस, क्योंकि 10th और 11th में जैसे अगर 10th स्टैंडर्ड इधर है तो 11th स्टैंडर्ड इधर होता है ना। इट्स अ बिग क्वाइट अ लॉन्ग जंप। कॉन्सेप्ट भी थोड़े से डीप जाते हैं। अगर प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल, अगर पीरियोडिक टेबल एक कॉन्सेप्ट आप लोग राइट फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो, राइट, लेकिन हर ईयर में आप लोग ने उसको कुछ ना कुछ उसमें नया पढ़ा है ना। हर बार आपने नए ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल को डीपली पढ़े हैं। अब उस पीरियोडिक टेबल को हम और डीपली पढ़ेंगे। जैसे प्रायोरिटी इस तरह देंगे कि पहले तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ था पीरियोडिक टेबल का, अब हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे कि एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है, एफ ब्लॉक क्या है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल था कि कैसे कॉन्सेप्ट्स चेंज हो रहे हैं, कि कॉन्सेप्ट्स कैसे डिटेल में जा रहे हैं, कैसे एक एक ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल का चैप्टर अलग बनेगा, एक एक एलिमेंट का अलग से चैप्टर बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन ये एक चैप्टर है। पहले तो हम उसको सिर्फ एक एलिमेंटल फॉर्म में पढ़ रहे थे, अब हम हाइड्रोजन को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। फिर हम सब और भी बहुत ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिला के जो 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस है वो हम कह सकते हैं एडवांस फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री है, जितना आपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है। ठीक है, एक आध न्यू कॉन्सेप्ट्स भी इंट्रोड्यूस होंगे। ओके, सो ये चीज़ माइंड में रखते हुए, और जैसे मैंने कहा कि क्योंकि केमिस्ट्री खुद 3 ब्रांचेस में डिवाइडेड है, वैसे तो 5 ब्रांचेस में डिवाइड है, लेकिन आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ये 3 मेन ब्रांचेस में केमिस्ट्री को आप लोगों को पढ़ना है। यानी कि जो टॉपिक्स होंगे, जो चैप्टर्स होंगे, है ना, वो इनके अंडर आएंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर चैप्टर्स होंगे हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, एल्कोहल्स, खैर हेलो एल्केन्स नहीं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स भी इसी ऑर्गेनिक के अंडर आता है, लेकिन वो 12th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन आता तो ऑर्गेनिक के अंडर ही है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या उससे रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। ओके, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे ये जो पीरियोडिक टेबल्स वगैरह, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। एंड व्हाट अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप लोग समझ गए, ऑर्गेनिक समझ गए, तो मैम तो फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री? जहाँ पे बेसिकली फिजिकली आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, डेटा एनालिसिस करनी है, ये सारी चीज़ें, या ज़्यादा करके जो जिस सम्स वगैरह से आप लोग घबराते हो ना, वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर आता है। तो लेट अस सी वन बाय वन, इसको हम डिटेल में देखते हैं कि इन सब ब्रांचेस के अंदर कौन कौन से चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में हमें आने वाला है। ठीक है, चलो नाउ वी मूव फॉरवर्ड। तो क्योंकि ब्रांचेस की बात हुई, मैं 2 और ब्रांच दिखा रही हूँ जो आप लोग को डिटेल में इस तरह टेक्स्ट बुक में नहीं क्लासीफाई किया गया है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री भी किसमें आता है? ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में, लेकिन ये इसको मर्ज कर दिया है हम लोगों ने उस पर्टिकुलर टॉपिक्स में। ओके, नाउ लेट अस मूव फर्दर। जैसे हमने कहा कि देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। तो पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या क्या कंटेंट्स हैं आपके चैप्टर में, आपके सब्जेक्ट में, ओके, क्या क्या सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर कौन से चैप्टर्स आते हैं उसको देखते हैं। पहला है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ कन्वर्जन्स, ये सारी चीज़ें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। यहाँ तो बेसिकली आप लोगों को टर्म्स पढ़ाए जाएंगे जो केमिस्ट्री में यूज़ होंगे। कन्वर्जन्स है ना, कन्वर्जन्स है, CGS मेथड, ये सारे मेथड्स, नोमेनक्लेचर के पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि बेस अपना यहाँ पे केमिस्ट्री का स्ट्रॉन्ग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इट्स अ नाइस थिंग। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेटा अगेन आप लोग देख सकते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है ये हम 7th में भी पढ़े हैं, 6th में भी पढ़े हैं, 8th में भी पढ़े हैं, लेकिन फिर मैम अभी 11th में क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने जब छोटे क्लासेस में थे सिर्फ हम उसका स्ट्रक्चर पढ़ते थे ना, कि एटम ऐसा है कि बीच में न्यूक्लियस है,
और उसके अगल बगल ऑर्बिट्स हैं, राइट। यही तो पढ़ते थे कि जो सेंटर में है उसको हम न्यूक्लियस कहते थे, यस। फिर इन सबको हम क्या कहते थे, ऑर्बिट्स या शेल। ऑर्बिट्स वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हम कहते थे कि रोटेट हो रहे हैं। फिर हमने ऑप्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल, ये सारी चीज़ें पढ़ी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ी लोअर क्लासेस में। लेकिन जब हम हायर क्लास में पहुंच जाते, जब हम 11th स्टैंडर्ड में पहुंच जाते, तब एक हमें न्यू चीज़ पता हो जाती है। नहीं भैया, इलेक्ट्रॉन कोई एक एक पार्टिकल नहीं है, वो एक वेव है। तो क्यों नहीं, नई चीज़ पता चल गई। फिर ये कहते हैं अगर वो वेव है तो वो एक ऑर्बिट में तो घूम नहीं रहा होगा, वो 3D में घूमेगा। ये सुनो, यानी कि ऑर्बिट की जगह अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे हैं, ऑर्बिटल में। तो नया टर्म आया कि नहीं? यस मैम, नया टर्म आया। यानी कि एक नया ही, मतलब आप लोग वाकई थोड़ा सा चौंक भी जाएंगे कि कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स कैंसिल आउट भी किए जाएंगे और नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस होंगे। अब तक हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, अब कहेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अगल बगल कैसे रोटेट करते हैं, 3D फॉर्म में। अगर ये न्यूक्लियस है तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और इसमें एक जगह ऑर्बिटल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कहीं भी हो सकती है, वो इस न्यूक्लियस के अगल बगल कहीं भी इलेक्ट्रॉन की पाने जाने वाली संभावना सबसे ज़्यादा है, उसको हम कहते हैं ऑर्बिटल, ठीक है। तो और भी इसमें क्या डिटेल्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, वाकई बहुत न्यू कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आप लोगों ने पहले चैप्टर्स में नहीं पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप लोग पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये तो चैप्टर अगेन मैं कह रही हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ये फिजिकल केमिस्ट्री में दिया है, ठीक है। और इसके अंडर जो भी चीज़ें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसको उन लोगों ने किस में दिया है, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज़ इसको फिजिकल केमिस्ट्री में इसलिए दिया क्योंकि इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना। बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, हम पढ़ेंगे किस तरीके से ट्रेंड्स होती है ना, पीरियोडिक टेबल। अगर आप लोगों को पीरियोडिक टेबल देखना है तो मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ, ये है पीरियोडिक टेबल, राइट। इसको हमने लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं। तो पीरियोडिक टेबल इन होल अगर आप लोग को देखना है तो ये है पीरियोडिक टेबल। तो इसके क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर तो 10th में भी था मैम, तो अब क्या न्यू है, अब हम इसके डिटेल में जाएंगे, हर ब्लॉक्स को पढ़ना है हमें। इनफैक्ट जो ब्लॉक्स के अलग अलग चैप्टर होंगे, लेकिन ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री के अंडर दे दिया है, लेकिन इसके जो ब्लॉक्स हैं हम इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों हैं क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, सॉरी एस ब्लॉक, पहले एस होता है एस, फिर ये पूरा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट है, और ये दोनों क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो कितने ब्लॉक्स एलिमेंट है, एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में कौन कौन आ रहा है, ग्रुप 1A और 2A, ओके, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। नेक्स्ट डी ब्लॉक में क्या आ रहा है, ये पूरा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको कहते हैं हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी हमें पढ़ने हैं। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट जो यहाँ से स्टार्ट होता है ना, कहाँ से, ये देखो लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट देखो 57 यहाँ होना चाहिए, लेकिन हम इसको लेंथेनाइट सीरीज़ कहते हैं, और इसको एक्टिनाइट सीरीज़, ये दोनों मिला के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को एक ओवरव्यू तो मिल ही गया होगा कि आपके पीरियोडिक टेबल के बेस क्या क्या चैप्टर या क्या क्या कंटेंट्स आपको पढ़ना होगा। हर एलिमेंट्स का ट्रेंड, हर ग्रुप का ट्रेंड, हर पीरियड में ट्रेंड्स या प्रॉपर्टीज़ किस ट्रेंड में जाती है वो आपको डिटेल्स में पढ़ने होंगे। यानी कि प्रीवियस नॉलेज भी रहना ज़रूरी है, उसी नॉलेज को हम अपडेट करेंगे। यानी कि 11th में आके तुम सर्टन कॉन्सेप्ट्स को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, या तो न्यू कॉन्सेप्ट्स आए जैसे ऑर्बिटल वाला न्यू कॉन्सेप्ट आया, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट अपडेट भी हो गए, ठीक है। तो नहीं मोबाइल्स आप लोग अपने अपडेट करते रहते हो, तो नॉलेज भी अपडेट करिए। तो नॉलेज भी अपडेट करना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितने आप लोग अपने मोबाइल का अपडेट करते हो और अपने गैजेट्स को
अपडेट करते हो, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर क्या आ रहा है फिजिकल केमिस्ट्री में? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आ रहा है, फिर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अगेन स्टूडेंट्स, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग क्या हो रहा है? या डेफिनेटली हमें पता है कि एलिमेंट्स एक ये एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी है, दोनों कंबाइन करके क्या बन रहा है? एक कंपाउंड बन रहा है मैम, ठीक है। एलिमेंट ए, एलिमेंट 1 या एलिमेंट 2 बन के कंपाउंड बन रहा है। और हमें ये भी मालूम है सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है मैटर का? एटम, ठीक है। बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनेंगे? एलिमेंट। और फिर आई ये कहानी, एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या बनने वाला है? कंपाउंड। समझ में आया? एलिमेंट प्लस एलिमेंट क्या बनने वाला है? फाइनली एक कंपाउंड बनने वाला है। यस और नो? कंपाउंड बनने वाला है। तो अगर ये दोनों जुड़े हैं तो इनमें क्या फेविकॉल लगा? किस चीज़ का बॉन्ड बना है भाई? ये कैसे जुड़ गए? तो इसको कैसे जुड़े हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पहले भी थे आप लोगों को, आप लोग अगर भूल गए हो तो याद करो कि आप लोगों को पहले भी थे कि बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये थे ना, राइट। अब क्या हुआ है कि इसमें कुछ और आप लोगों को पढ़ना है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक जाके पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ बॉन्डिंग पढ़ी थी, अब हम डिटेल में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। यानी कि जो हम ये एटम का स्ट्रक्चर तो पढ़ा, अब हम डिटेल में मॉलिक्यूल्स को और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर और थियोरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियोरी, क्योंकि ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन हुआ है। अभी तक ऑर्बिटल वाली बात तुम लोगों को 10 तक नहीं बता दी, लेकिन अब ऑर्बिटल आई तो ऑर्बिटल की वजह से सारा जो केमिस्ट्री का खेल अलग हो गया। यस और नो? ठीक है, ये तो हुआ 4th चैप्टर जो कि है फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब स्टेट्स ऑफ मैटर अगेन आप लोगों को पता है मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। विच आर दोस 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड और गैस। और मैम ले ये क्या पढ़ना, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए। सॉलिड में तो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल्स दूर होते हैं मैम, और गैस में बहुत ही दूर होते हैं। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए मैम। अब क्या पढ़ना है? अब हमें उसमें डिटेल में पढ़ना है, उसके थियरीज भी पढ़ना है, ठीक है, उससे रिलेटेड सम्स भी करना है। तो इतना ईजी नहीं है जितना चैप्टर का नाम दिख रहा है। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडाइनमिक्स। ये चैप्टर भी, ये शायद आप लोगों के लिए थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। और इसमें भी बहुत सारे लॉज वगैरह आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा थर्मल रिलेटेड। और नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का इक्विलिब्रियम, यानी कि कैसे रिएक्शंस में, यहाँ बेसिकली हम रिएक्शन का इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे कि रिएक्शन को हम बैलेंस क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल A+B रिएक्टेंट है और वो क्या बन रहा है? C बन रहा है, समझो, है ना। तो ये रिएक्शन को हम इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे लाते हैं, क्या इसके लॉज हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या है, क्या है इक्विलिब्रियम? जैसे आप मॉल में 2 लोग अंदर गए और मॉल से 2 लोग बाहर आए, लेकिन ओवरऑल लोग मॉल में उतने ही रहे ना, ठीक है। तो ये एक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम हुआ। स्टैटिक यानी कि अपनी जगह पर रह के इक्विलिब्रियम। तो ये चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं कि कौन कौन से चैप्टर होने वाले हैं। सो नाउ मूविंग फर्दर टू द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि नेक्स्ट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, उनमें कौन से चैप्टर्स आएंगे? बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर होगा, हाइड्रोजन होगा, S ब्लॉक होगा, P ब्लॉक होगा। लेट अस सी 1 बाय 1, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सा चैप्टर है? रिडॉक्स, या आप लोग ये टर्म लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं क्या नहीं? याद करिए, दिमाग पे जोर डालिए अपने, और जोर डालिए, और जोर डालिए। मैं इसको और बड़ा कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जोर पड़े। रिडॉक्स वर्ड, रिडॉक्स का मतलब क्या होता है? RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन, रिडक्शन। OX स्टैंड्स फॉर ऑक्सीडेशन। अब कुछ याद आया?
कुछ याद आया? हाँ मैम, कुछ कुछ याद आ रहा है। जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो जाए उन रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है मैम, ये तो पता था हम लोगों को। इसमें क्या नया आने वाला है? इसमें ये नया आने वाला है कि आप लोगों को बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखाया जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ये तो एक नया टर्म है मैम, बिल्कुल ही नया कॉन्सेप्ट है। यस स्टूडेंट्स, ये टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने 10th तक नहीं पढ़ा। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, इसको भी पढ़े। अब तक सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन को पढ़ा था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ओके, ये हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे हम जो नॉर्मल बैलेंसिंग करते हैं ना, वैसे नहीं, इसका कुछ अलग ही मेथड होगा और उसमें भी अलग अलग तो मेथड्स में भी टाइप्स होंगे। किस टाइप से, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड या ऑक्सीडेशन मेथड, इन मेथड से हम बैलेंस करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस को। ओके, तो ये आप लोगों 2 तरीके के मेथड्स होंगे, हाफ रिएक्शन मेथड और नेक्स्ट वाला होगा ऑक्सीडेशन मेथड। इन दोनों मेथड एग्जाम में आते हैं, कभी चॉइस होता कभी नहीं होता, लेकिन मेन मकसद है आप लोग जब ये चैप्टर को देखो तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल एक टोटल न्यू कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ एक बहुत लर्निंग होगी। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में फोकस करो, हाइड्रोजन। मैम ये चैप्टर तो बहुत ईजी होगा। यस, मैं तो कहूँगी ये चैप्टर ईजी है क्योंकि ये चैप्टर हाइड्रोजन आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राइट। तो इसमें से थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं अपग्रेड हुआ लेकिन अपग्रेड हुआ है, और नॉलेज में या कंटेंट्स में। ठीक है, क्या क्या है इसमें? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल, डेफिनेटली ये तो पहले पढ़ना होगा। डाईहाइड्रोजन या H2 मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको पढ़ना होगा। देन हाइड्राइड्स क्या होंगे, इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वाटर को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वाटर का फॉर्मूला H2O है और H2O में हाइड्रोजन आता है। तो डेफिनेटली वाटर कैसे बनता है, क्यों बनता है, वाटर के डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, या वाटर को जनरली यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह क्यों यूज़ किया जाता है, यानी कि वाटर को फोकस में रखा जाएगा और इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे आप लोगों को इसमें पढ़ने टॉपिक्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनफैक्ट ये पूरे चैप्टर में मैं कहती हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाईहाइड्रोजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, और बहुत से स्कूल तो सिर्फ इस पूरे चैप्टर से हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि ये टोटली आप लोगों को, इसका नाम तो आप लोगों ने पहले सुना होगा, व्हाट इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जो ज़ख्म से पहले नहीं वो लोशन लगाते डॉक्टर्स लोग, ठंडा ठंडा जो लगता है, कभी कभी नहीं, बचपन में आप लोग कुछ लड़के लोग बाल ब्लीच करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगा दो, ऑरेंज ऑरेंज बाल हो जाते थे, है ना, ब्लीच की तरह काम करता था। तो खैर इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखो, जब 11th में आते ना बेटा, तो हम जितने एलिमेंट्स हैं उस कंपाउंड, उसको किस टाइप के कंपाउंड बनाता है, उसके स्ट्रक्चर तक हम पढ़ते हैं, इतने डिटेलिंग में जाते हैं हम। H2O2 का स्ट्रक्चर तक पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा सुन के, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। वंस यू गेट टू नो द कॉन्सेप्ट इट विल बी ईजियर फॉर यू ऑल। ओके, नेक्स्ट यूज़ ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज फ्यूल। हाँ, इसका भी, ये भी कॉन्सेप्ट एक इम्पॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। ये बाकी टॉपिक्स ईजी है, ये भी टॉपिक ईजी है। इफ़ यू स्टडी द एंटायर चैप्टर इज़ ईजी। इनफैक्ट मुझे पूरे केमिस्ट्री जो 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री सबसे ईजी चैप्टर हाइड्रोजन है, स्कोरिंग। ठीक है, थियोरी भी है इसमें और आप लोग यहाँ पे स्कोर कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स आया है, नेक्स्ट वाला। जैसे मैंने पहले ही कहा था आप लोगों को, और जो चैप्टर पीरियोडिक टेबल है, क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर या प्रॉपर्टीज ओवरऑल है, वो फिजिकल में आ गया है। उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलरली इनऑर्गेनिक में इसका डिटेलिंग कर रहे हैं ना। एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में पढ़ना है। आप लोगों को पता है पूरा पीरियोडिक टेबल, अभी मैंने बताया था कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, SPDF। ओके, SPDF जो ऑर्बिटल्स हैं, SPDF हैं, इनको हम पहले तो इसका इंट्रोडक्शन
फिज़िकल में हो जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह चैप्टर में इसके कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन, क्योंकि अगर वो चैप्टर्स नहीं पढ़े तो फिर ये कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले फिज़िकल को पक्का करो, फिर इनऑर्गेनिक में आओ, फिर इन दोनों को पक्का करके ऑर्गेनिक में जाओ, ऐसे भी हो सकता है। ओके, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आप लोग ये नहीं कह सकते चलो यार 11 में सिर्फ ऑर्गेनिक पढ़ते हैं या सिर्फ फिजिकल पढ़ते हैं, नहीं, तीनों इंटरकनेक्टेड है, तीनों अगर एक को नहीं पढ़ा दूसरे नहीं समझेंगे, दूसरे को नहीं पढ़ा एक दूसरे को नहीं समझोगे इनडायरेक्टली। ओके, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सारे जो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक कनेक्टेड है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट में एस ब्लॉक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, जो कि क्या है, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। उसके बाद हम सब इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम को पढ़ेंगे। यानी कि बेसिकली अगर आप लोग नोटिस करो, मैग्नीशियम, कैल्शियम, अरे अल्कली एस ब्लॉक एलिमेंट्स है क्या, हलीना, हाइड्रोजन को छोड़ दो, लीना के रब से फरियाद बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी, है ना। तो ये है अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसमें जो एक पर्टिकुलरली एलिमेंट्स फोकस किया, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनको इन्होंने डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। यहाँ तक कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, हमारे बॉडी में या बायोलॉजी में कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत रोल, हमारे हड्डियाँ ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, दांत, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सब में इनके यूज़ है, ये सुनो ज़रूरी है। हम कहते हैं ना हड्डियाँ मजबूत करने के लिए, दांत मजबूत करने के लिए कैल्शियम वाले फूड्स खाओ, मैग्नीशियम वाले फूड्स खाओ, क्योंकि नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं, ये सुनो, और इसीलिए इसका फोकस इस चैप्टर पे ज़्यादा है। चलो आगे बढ़ते हैं, सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, सम पी ब्लॉक। देखो स्टूडेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप लोगों को पता है ग्रुप 13 से ये स्टार्ट होता है ना, ग्रुप 13 से ये स्टार्ट होता है जो कि बोरॉन फैमिली है, और ग्रुप 18 तक हमें इसको पढ़ना है जो कि इनर्ट गैसेज हैं। तो इसमें एक तो हम जनरल ट्रेंड्स पढ़ेंगे, फिर हम इसको वन बाय वन ग्रुप पढ़ेंगे, यानी कि बोरॉन फैमिली पहले पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीजन फैमिली, फिर बोरॉन, लीव, बे, वेकनॉफ, ये स्टार्टिंग के एलिमेंट्स, एनिमलस बिहेवियर क्यों शो करते हैं ये पढ़ेंगे, अपने ग्रुप से परे क्यों होते हैं ये पढ़ेंगे, ठीक है। बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, चाल्कोजेंस, हैलोजेंस और इनर्ट गैस। ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेंस कहते हैं और ग्रुप 17 को हम हैलोजन कहते हैं, और आखिरी ग्रुप को हम इनर्ट गैस भी कह सकते हैं या ज़ीरो ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इन सब के हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स भी पढ़ेंगे। अब तुम लोग कहोगे मैम इन सब को हमें यही 11th स्टैंडर्ड में पढ़ना इतना बड़ा हो जाएगा? एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन सही है, आपके माइंड में आ रहा है। 11th स्टैंडर्ड में हम सिर्फ 2 फैमिली पढ़ेंगे, बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन बाकी हम 12th स्टैंडर्ड में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो आप लोग घबराओ मत कि पूरे पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक बहुत बड़ा ब्लॉक है ना, और सबसे वेराइटी सबसे जो इंटरेस्टिंग ब्लॉक है, क्योंकि इसमें बहुत वेराइटीज़ हैं, ट्रेंड्स में एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री को एक्सेप्शंस पसंद है, ये सुनो, केमिस्ट्री को तो एक्सेप्शंस बहुत ही पसंद है। तो पी ब्लॉक में बेसिकली आप लोगों को बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली पे ही फोकस करना है, और सब इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन, ठीक है। बोरॉन फैमिली के इंपॉर्टेंट एलिमेंट एल्यूमिनियम पढ़ोगे, और ग्रुप 14 एलिमेंट में कार्बन फैमिली है तो कार्बन पे इंपॉर्टेंस दिया गया है, और कार्बन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड जुड़ा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ये सब इंटरकनेक्टेड है, सबकी नॉलेज एक दूसरे में यूज़ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं केमिस्ट्री का बाप, केमिस्ट्री सिलेबस का बाप जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिससे हर कोई भागता है बट नहीं भागे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो, अगर हम उसको डिटेल में उसका बेस समझें, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके अंडर हम पढ़ेंगे एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हिस्ट्री पढ़ेंगे,
कौन से पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग है, सिर्फ लिविंग बींग्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे या नॉन लिविंग भी ऑर्गेनिक हो सकते हैं। और ये डिस्कवरी हम पढ़ेंगे इसमें कि नॉन लिविंग भी, यानी कि हम नॉन लिविंग कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में भी बना सकते हैं। ये चमत्कार हुआ है और इसको भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक तो ये तो बेस हुआ, बेस चैप्टर, लेकिन इसके अंडर जो हाइड्रोकार्बन्स या फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलोगस सीरीज। तो फंक्शनल हाइड्रोकार्बन्स तो आप लोगों को पता है, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन प्लस कार्बन, इनको कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब इन दोनों के बीच में, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको तो हमें बाद ही में पता चलेगा। कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये हमें इस टॉपिक में पता चलेगा। यहाँ तक कि हम इसको नॉमेनक्लेट करना भी, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नामकरण करना या उसको नेम करना, जो हम 10th में भी कर चुके हैं, उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्जन आएगा। और भी फंक्शनल ग्रुप्स, अभी तक तो हम लोगों ने 5 फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे। बताओ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे आप लोगों ने? चलो रिवाइज करते हैं। हम लोगों ने हैलोजेंस को पढ़ा था और हैलोजेंस का सिंबल X था। हम लोगों ने अल्कोहल्स को पढ़ा था, जिसका सिंबल क्या होता है? OH है। हम लोगों ने और किसको पढ़ा था? अल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ा था। कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स याद रखना सबका बाप है, और कभी भी प्रायोरिटी सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देते हैं, और इस ग्रुप का सिंबल था COOH, ठीक है। और हमने एल्डिहाइड्स को पढ़ा था और हम लोगों ने कीटोन्स को पढ़ा था। एल्डिहाइड्स को हम CHO ग्रुप कहते हैं और कीटोन्स को हम कौन सा ग्रुप कहते हैं? C+O, ठीक है। ये सारे ग्रुप्स तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैम और ग्रुप्स आएंगे। यस, अराउंड 20 ग्रुप्स पढ़ने हैं आप लोगों को, और उनकी प्रायोरिटी सीरीज भी पढ़नी है। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्हीं ग्रुप्स को, ये फंक्शनल ग्रुप को कैसे नेम करते हैं, क्या प्रायोरिटी सीरीज है, ये उस हिसाब से सर्टेन रूल्स है। रूल्स को पढ़ो तो नेमिंग ईजी हो जाता है। यस नो स्टूडेंट्स? यस। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। ये एक टॉपिक, ये भी एक नया टॉपिक है आप लोगों के लिए। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, 10th में ये था सिलेबस में लेकिन पढ़ाया नहीं गया था। नेक्स्ट, कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एनालिसिस, एस्टिमेशन, फॉर्मूले एंड स्ट्रक्चर। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैरेक्टराइज करेंगे, उसका एस्टिमेशन, एनालिसिस, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आ रहा है ना ये, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड देयर मैकेनिज्म। ये स्टूडेंट्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसकी मैं 5 स्टार भी लगा दूँ ना तो कम है। मैम अपने 5 स्टार लगा दिए, क्योंकि ये नहीं पढ़ा तो 11th नहीं हो पाएगा ऑर्गेनिक का आगे का, और 12th तो बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। तो ये टॉपिक को प्लीज़ अच्छे से पढ़ना कि कितने टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। कितने टाइप के नॉर्मल रिएक्शंस होते हैं आप लोगों को तो पता ही था, लेकिन ऑर्गेनिक मैम टाइप्स कितने हो सकते हैं? चलो मैं कुछ आइडिया देती हूँ आप लोग को। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म भी एक नया टर्म आएगा आप लोगों को केमिस्ट्री के लाइफ में। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो रिएक्शंस होंगे इसके मैकेनिज्म, एक पहले आप लोग रिएक्शंस पढ़ोगे, उसके बाद उस रिएक्शन डिटेल में कैसे अंदर जाके उसके मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे। तो ये मैकेनिज्म वर्ड अपने माइंड में फिट कर लो, मैकेनिज्म क्या होता है। रिएक्शन पढ़ा जाएगा, फिर उसका मैकेनिज्म भी पढ़ा जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होते हैं, ये सब है आप लोग। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म्स कह सकते हैं। तो ये अलग अलग हैं जिसको हमें पढ़ना है और हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मैकेनिज्म से पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से पढ़ेंगे, और इतने 5 स्टार लगाएं तो वाकई इम्पॉर्टेंट तो होगा मैम। तो इसको डिटेल में आप लोग नोट डाउन करिए, ओके, इट विल हेल्प यू अलॉट। Now moving further in organic chemistry, ये तो some basic principles and techniques हुआ। अब तो जैसे मैंने कहा हाइड्रोकार्बन्स का अपना एक अलग ही चैप्टर है। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स।
अब ये हाइड्रोकार्बन्स डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है उसको हम अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन कहते हैं। अल्केन्स क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड भी कहते हैं। ये एक नया टर्म आया आप लोगों की लाइफ में। तो सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड, ये हम पढ़ेंगे। कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होगा तो उसको हम अल्कीन्स कहेंगे। और अल्काइंस जब ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो हम उसको अल्काइंस कहेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड हम नॉमेनक्लेचर्स पढ़ेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, अरोमा यानी कि खुशबू, ऐसे कंपाउंड जो खुशबू देते हैं और इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है। फिर बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो बेंजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं पढ़ा तो अगेन ऑर्गेनिक में आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा। तो बेंजीन को डिटेल में पढ़ना है, इससे रिलेटेड रूल है कि कैसे हक्कल रूल वगैरह ये सब इन टॉपिक्स में आएंगे। बेंजीन के रिएक्शंस हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी ऑफ बेंजीन एंड पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि कार्सिनोजेनिसिटी यानी कि इस टाइप के कंपाउंड कार्सिनोजेंस वो होते हैं जो कैंसर कॉजिंग होते हैं। तो ये इस टाइप के जो टॉक्सिक यानी कि जो जहरीली चीज़ें होते हैं। तो बेंजीन की कार्सिनोजेनिसिटी और टॉक्सिसिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स, जो पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स को भी हम पढ़ेंगे। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हाइड्रोकार्बन्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बेस है 12th का अगेन। ठीक है, ऑर्गेनिक चैप्टर में कोई चैप्टर मिस नहीं करना है आप लोगों को, क्योंकि सारे बेस हैं आपके 12th ऑर्गेनिक के। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाँ हाइड्रोजन के बाद ये एक इजी चैप्टर है आप लोगों के लिए। ओके, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा थियोरी बेस्ड है, कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स कौन से केमिकल्स काउज करते हैं, एयर पोल्यूशन, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन किस केमिकल से होता है और क्या इसके इफ़ेक्ट और कॉज और कॉन्सिक्वेंस और कैसे हम इन चीज़ों से बचना चाहिए, है ना। स्टेप्स टेकन टू यू नो टू इरेडिकेट पोल्यूशन, ये भी पढ़ना है हम लोगों को। केमिकल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस इन द एटमॉस्फेयर, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इजी भी है क्योंकि हम बचपन से भी, और इम्पॉर्टेंट भी है, बचपन से पढ़ते आए। वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। स्टूडेंट्स आप लोग ये टॉपिक देख के ही पता कर रहे हो कि यस मैम ये इजी है। तो आई होप कि 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस यहाँ पे एंड हो जाता है, ये लास्ट चैप्टर है आप लोग का। ठीक है, इजी लग रहा है कि नहीं 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस? इजी तो नहीं मैं कह सकती हूँ स्टूडेंट्स, क्यों पता है? बिकॉज 10th और 11th में जैसे मैंने कहा काफ़ी डिफरेंस होता है, नए नए कॉन्सेप्ट आते हैं। और 11th तुम्हारे बाकी के आगे की एजुकेशन का बेस है, हायर एजुकेशन का। तो अभी 11th ही एक ऐसा स्टैंडर्ड है जहाँ पे आप लोगों को बहुत फोकस करना है। जितने इयर्स तुम लोगों ने लाइफ में एकदम इजीली आखिरी वक्त पे रट रट के पढ़ लिया, अब रोट लर्निंग नहीं चलेगी। अब लर्निंग होगी कॉन्सेप्ट समझ के, कॉन्सेप्ट को करना होगा क्रिस्टल क्लियर। जब तक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं होंगे तुम्हें फिर ये सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगने लगेगा। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं विथ योर एक्सेप्शंस, विथ योर स्ट्रक्चर्स, विथ योर प्रैक्टिस बहुत, ऑर्गेनिक इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। इनफैक्ट ऑर्गेनिक में प्रैक्टिस नहीं किया क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिकल तो ईजी है, चलो सम्स कर लिए, फॉर्मूला याद कर लिया तो सम्स कर लें, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हर बार कुछ नया नया तरीका होता है, तो हर बार आपको मतलब प्रैक्टिस से ही आप केमिस्ट्री पे होल्ड ला सकते हो। इसीलिए बहुत से बच्चे फिजिक्स और मैथ में स्कोर कर लेंगे लेकिन केमिस्ट्री में नहीं स्कोर कर पाते, क्योंकि यही वजह है, क्योंकि केमिस्ट्री नीड्स प्रैक्टिस। सिर्फ उसको रट्टा नहीं लगा सकते हो, उसको तुम समझ भी लोगे तब भी प्रैक्टिस करना है। ओके, आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड योर सिलेबस। थैंक यू।